हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ फोर्स एंड प्रेशर। प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉन्टैक्ट फोर्सेस की बात करी थी। आज हम करेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। टाइप्स ऑफ फोर्स, ठीक है, ये हमने पहले भी देखा था। आज हम बात किस किस की करेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, दैट आर नॉन कॉन्टैक्ट। ठीक है, मतलब इन फोर्सेस को लगने के लिए कॉन्टैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो अब स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके। ठीक है, सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को। ठीक है, ये फोर्स कब लगते हैं? जब कांटेक्ट ना हो, मतलब बिना कांटेक्ट हुए भी ये फोर्सेस एक्सर्ट हो सकते हैं। व्हेन अ फोर्स डजंट इन्वॉल्व डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ टू बॉडीज वी कॉल द फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है ना, तो ये हम एक एक करके देखते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में, मैग्नेटिक में क्या होता है, कांटेक्ट ज़रूरी है कि नहीं है। ठीक है, हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलो अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले कैटेगरी है ग्रेविटेशनल फोर्स की। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखो, जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए, ठीक है, एप्पल गिर रहा है। ठीक है, एप्पल नीचे गिर गया, जब वो टूट गया ब्रांच से, वो नीचे गिर गया। ऐसा थोड़ी ना हुआ है अर्थ से कोई रस्सी निकली है या अर्थ से कोई सांप निकला है जिसने उसको खींच लिया, पकड़ लिया। ठीक है, कांटेक्ट तो हुआ ही नहीं। एक्चुअल में हुआ क्या, जो अर्थ है ना, जो मतलब बहुत बड़े बड़े मासेस होते हैं, जैसे हेवनली बॉडीज़ की अगर बात करें, उनके मासेस बहुत बड़े हैं। तो जो बहुत बड़ा मास होता है ना, वो अपने पास एक रीजन बनाता है। ठीक है, जिस रीजन में कोई भी आ जाए ना, वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, जैसे मैं अर्थ की बात करूं, अर्थ की अगर मैं बात करता हूं, तो अर्थ कोई भी बॉडी है। ठीक है, अर्थ इतना बड़ा मास है, तो कोई भी बॉडी है, ठीक है, अर्थ उसको अपनी तरफ खींच लेगी। ठीक है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, क्योंकि अर्थ इतनी बड़ी है, इतना उसका बड़ा मास है कि वो अपने सराउंडिंग्स में एक रीजन बनाती है, जिस रीजन में अगर कोई भी आ जाए उसको वो अट्रैक्ट कर लेती है। ठीक है, एक्चुअल में देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स मेरे और इस स्क्रीन के बीच में भी है। ठीक है, या मेरे और ऊपर फैन के बीच में भी है। ठीक है, मगर हम दोनों के जो मासेस हैं वो काफ़ी कम है। ठीक है, इसीलिए ये फोर्स काफ़ी वीक है। ठीक है ना, हालांकि मेरे और पंखे के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, मगर पंखा मेरी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा, मेरी तरफ नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हम दोनों के बीच हमारे मासेस बहुत कम है, तो मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे बीच में बहुत कम है। ठीक है, ये जो फोर्स होता है ना, ये स्ट्रिक्टली अट्रैक्टिव होता है, सिर्फ अट्रैक्टिव होता है, ये रिपल्सिव कभी नहीं हो सकता। सिर्फ बॉडीज अट्रैक्ट करती हैं इस फोर्स से। ठीक है ना, तो ये फोर्स तभी मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ये जब स्मॉल बॉडीज़ के बीच में काफ़ी कम होता है। ठीक है, इसीलिए मतलब कि वो नेग्लिजिबल सा हो जाता है। ठीक है, अगर एक बॉडी बहुत बड़ी हो, दोनों में से अगर एक बॉडी बहुत बड़ी हो, उसका बहुत बड़ा मास हो, तो ये वाला फोर्स रेलेवेंट बन जाता है। ठीक है ना, स्मॉल बॉडीज़ में इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। ठीक है, तो when two objects have mass or matter, there exists gravitational force between them
gravitational force can be considered an attractive because it keeps pulling the objects to it। ठीक है ना, attractive होता है। और जैसे यहाँ पे देखो अर्थ और ये मून है, ठीक है। मून जो है वो अर्थ के राउंड क्यों घूम रहा है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि मून जो है वो फिर अर्थ की तरफ क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मून के पास वेलोसिटी थी, ठीक है। मून के पास मोशन था, वो उसके अराउंड ही घूमता रहा, ठीक है। अगर मून रुक जाए तो वो अर्थ की तरफ आ जाएगा, ठीक है। उसके पास जैसे ये मून जो है ना, जैसे ये मैंने अर्थ बनाई, तो जो मून है वो अपनी ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ठीक है। तो मून जो है वो उसकी मतलब वेलोसिटी ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर यहाँ पे आ गया तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। जब ये रुक गया, मान लो जब यहाँ पे आके मून रुक गया तो ये अर्थ की तरफ चला जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। मून हमारे ऊपर गिर जाएगा फिर, मगर भगवान ने उसे वेलोसिटी दी हुई है, तो वो मतलब उसको स्पीड दी हुई है, वो उस अर्थ के अराउंड घूम रहा है। और अर्थ के अराउंड कौन घुमा रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब कि अर्थ मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। ये मून पे फोर्स लग रहा है, और ये फोर्स कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही से अर्थ के अराउंड घुमा रहा है, ठीक है। हमारी अर्थ को, या ऐसे कह लो सारे प्लैनेट्स को, अब तो 8 प्लैनेट्स रह गए, 8 प्लैनेट्स को सन के अराउंड कौन घुमा रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स ही घुमा रहा है, ठीक है ना। मतलब हेवनली बॉडीज़ में ये फोर्स जो है वो रेलेवेंट है, क्योंकि हेवनली बॉडीज़ का मास बहुत बड़ा होता है, मतलब ये फोर्स भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये स्टूडेंट्स था नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। हालांकि मून एंड अर्थ में कोई कांटेक्ट नहीं है डायरेक्ट, तभी भी फोर्स लग रहा है, ठीक है। एप्पल और अर्थ में कोई कांटेक्ट नहीं है, तब भी एप्पल नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स फर्स्ट नॉन कांटेक्ट फोर्स है। अब सेकंड देखो, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। जो मास क्या होता है? जो मैटर का कंटेंट है अंदर, ठीक है ना, उसे मास कहते हैं। और वेट जो है ये फोर्स है, जिस फोर्स से अर्थ किसी चीज़ को अपनी तरफ खींच रही है। जैसे मेरा मास है 80 kg। 80 kg क्या है? मेरा मास है, ठीक है। मतलब कि मेरे अंदर जो मैटर है, बोन्स हैं, ब्लड है, ठीक है, मतलब उस सभी का मास है, ठीक है। मगर अगर मैं वेट की अपनी बात करूं तो मेरा वेट है 800 न्यूटन। 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जनरली, तो 800 न्यूटन। न्यूटन मतलब फोर्स की SI यूनिट, आपको बताया था, मतलब न्यूटन में मेज़र करते हैं। तो 800 न्यूटन क्या है? ये वो वाला फोर्स है जिस फोर्स से अर्थ मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, अर्थ मुझे 800 न्यूटन से खींच रही है, ठीक है। मैं फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा हूँ, तो अब मैं नीचे क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि ये जो फ्लोर है मेरे पे नॉर्मल फोर्स लगा रही है ऊपर को, मेरा वेट नीचे को, नॉर्मल फोर्स ऊपर को लग रहा है। वो इस ग्रेविटेशनल फोर्स को, मेरे वेट को, वेट क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, मेरे वेट को, ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर रही है, ठीक है ना। तो मास क्या है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी, ठीक है। मेरी बोन्स में जो मैटर की क्वांटिटी है, ठीक है, उसका जो मास है, ब्लड का, ठीक है, स्किन का। तो वेट क्या है? जिस फोर्स से इट इज़ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है ना। एक्चुअल में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, ये सेंट्रल फोर्स भी होता है। जैसे अगर मैं 2 बॉडीज ऐसे ले लूँ, तो ये जो फोर्स होता है ना, ये सेंटर से सेंटर पे लगता है,
ठीक है, ऐसे फोर्स लगता है ये। तो कोई भी यहाँ पे अगर मान लो, ठीक है, चलो मैंने अर्थ बना दी है, दोबारा बना देता हूँ। ठीक है, ये अर्थ है और यहाँ पे मान लो मैं हूँ, ठीक है, और मेरे पे जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो सेंटर की तरफ लग रहा है, ये मेरा वेट है। ठीक है, मेरा वेट जो है दैट इज फोर्स विद विच अर्थ इज अट्रैक्टिंग। ठीक है, या इसको कह लो ग्रेविटेशन, इसी को ही क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट को। ठीक है, ठीक है, अब आप ऐसे मत सोचने लग जाना कि ये जो बंदा है ये ऐसे क्यों नहीं गिर रहा, गिर क्यों नहीं रहा। गिरेगा क्यों, क्योंकि अगर उस डायरेक्शन में वेट लगेगा तभी वो गिरेगा, वेट तो इधर लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे जब बंदा मैं बनाऊं तो उसका वेट किधर होएगा, उसका वेट अर्थ के सेंटर की तरफ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बना दूं तो यहाँ पे भी सेंटर की तरफ। ठीक है ना, तो जिस फोर्स से अर्थ मुझे अपनी तरफ खींच रही है उसे हम क्या कहते हैं, वेट। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए वेट की एसआई यूनिट, वो वेट फोर्स ही है, उसकी एसआई यूनिट भी न्यूटन होएगी। अगर सीजीएस वेट की पूछी जाए तो डाइन होएगी। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हाँ जी बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब आता है, जब दो चार्जेस दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन होती है, और पॉजिटिव में रिपल्शन, नेगेटिव में भी रिपल्शन। ठीक है, मतलब कि अगर ये पॉजिटिव है, रिपल्शन मतलब दुश्मनी, ये एक दूसरे को अपने से दूर भगाएंगे। अगर नेगेटिव में भी दुश्मनी, दूर भगाएंगे। अगर पॉजिटिव नेगेटिव, इनके बीच में प्यार। ठीक है, अपने एक दूसरे के पास आ जाएंगे। अब देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रिक्टली अट्रैक्टिव था, मगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और इट कैन बी रिपल्सिव डिपेंडिंग ऑन द चार्जेस। यहाँ पोलैरिटी ऑफ द चार्जेस, पोलैरिटी मतलब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, फोर्स विच रिजल्ट्स ड्यू टू रिपल्शन ऑफ सिमिलर चार्जेस और अट्रैक्शन ऑफ अपोजिट चार्जेस इज आल्सो कॉल्ड अट्रैक्टिव फोर्स। एक बच्चों आपको मैं और चीज़ बता दूं, अगर एक चार्जड बॉडी है, एक अनचार्जड, ये चार्ज है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तब भी प्यार ही होता है, अट्रैक्शन ही होती है। अगर एक चार्ज बॉडी है, एक अनचार्ज है, तब भी अट्रैक्शन ही होएगी, प्यार ही होएगा। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हैं ये हमने बहुत कॉमन लाइफ में हम देखते हैं। ठीक है, जैसे आप 8th में हो, आप अपनी क्लास में आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, प्लास्टिक का स्केल लेकर अपने बालों को रब करते हो। ठीक है, फिर प्लास्टिक स्केल को स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर के पास ले जाते हो, स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर अट्रैक्ट हो जाते हैं, आप कह देते हो जादू हो गया। वो जादू नहीं होता, जब आप रब करते हो ना तो चार्ज आ जाता है, किस पे, स्केल पे। ठीक है, फिर आप उसे स्मॉल पीसीज के पास लेकर जाते हो, तो स्मॉल पीसीज जो हैं वो तो अनचार्ज होते हैं, मगर आपका जो स्केल है वो चार्ज होता है। तो चार्ज एंड अनचार्ज में क्या हो जाती है, अट्रैक्शन हो जाती है। कांटेक्ट तो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आप दूर ही रखते हो ना, स्केल को थोड़ा सा दूर ही रखते हो स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर से, तो कांटेक्ट करने की तो ज़रूरत ही नहीं होती है, इसीलिए तो इसे नॉन कांटेक्ट फोर्स कहा है। ठीक है, ऐसे थोड़ी ना पॉजिटिव चार्ज से अपनी बाजू निकालेगा
और उसको अपनी तरफ खींच लेगा, ऐसा थोड़ी ना है, कांटेक्ट तो हुआ ही नहीं। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, ठीक है। इस GIF में मतलब कि उसके बाल जो हैं वो खड़े हो गए। क्यों हुए? क्योंकि जब उसने रब किया, ठीक है, रब किया तो स्केल पे मान लो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ गया और हेयर पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। मतलब जब मैं मान लो रब कर रहा हूँ ना, तो एक पे नेगेटिव आ जाएगा, एक पे पॉजिटिव आ जाएगा, फिर उसके जब पास लेकर आया तो उनमें अट्रैक्शन होगी, इसीलिए उसके बाल जो हैं वो खड़े हुए, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जब दो चीज़ें हम रब करते हैं ना, कोई भी दो चीज़ों को रब करेंगे, एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसी ग्लास एंड सिल्क एक्सपेरिमेंट होता है। ग्लास की रोड ले लो और सिल्क का क्लॉथ ले लो, दोनों को रब करोगे तो ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सिल्क पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही एबोनाइट की रोड ले लो और एक आप क्लॉथ ले लो वूलन, ठीक है। दोनों को अगर रब करोगे तो एबोनाइट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, वूल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। मतलब इट कैन बी अट्रैक्टिव, इट कैन बी रिपल्सिव डिपेंडिंग ऑन पोलैरिटी ऑफ चार्जेस। पोलैरिटी मतलब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। चलो नेक्स्ट देखो, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? ये भी वैसे ही, वहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव था, यहाँ पे नॉर्थ पोल आ जाएगा, एक साउथ पोल आ जाएगा। जो भी मैग्नेट होता है ना, एक पोल उसका नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है, ठीक है। हमेशा याद रखना, नॉर्थ एंड साउथ पोल कभी भी अलग अलग नहीं हो सकते, ठीक है। हम क्या कह देते हैं, मोनोपोल्स कांट एग्जिस्ट। मोनो मतलब एक पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, दो पोल्स इकट्ठे ही होंगे। तो अगर एक नॉर्थ है तो दूसरा साउथ होएगा, ठीक है। अब देखो ये इसके थोड़े से पास लेकर आया मगर कांटेक्ट नहीं किया, थोड़ा सा पास लेकर आया तो अट्रैक्शन हो गई, ठीक है। यहाँ पे भी वैसे ही है, नॉर्थ साउथ मतलब कि अनलाइक अट्रैक्ट करते हैं और लाइक रिपेल करते हैं। मतलब वहाँ पे लाइक चार्जेस था, यहाँ पे लाइक पोल्स था, वहाँ पे अनलाइक चार्जेस, यहाँ पे अनलाइक पोल्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये देखो हो रहा है, रिपल्शन होगी क्योंकि ये साउथ था, ये भी साउथ था, तो साउथ को साउथ के पास लेकर आए तो रिपल्शन हो गई, ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ को साउथ के पास लेकर आए तो अट्रैक्शन हो गई। दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट्स ऑन ईच अदर एंड ऑन सम मेटल्स लाइक आयरन एंड निकल, ठीक है। आयरन एंड निकल भी ना बच्चों, ये मतलब कि ऐसे कह लो, हम हायर क्लासेस में फेरोमैग्नेटिक कह देते हैं, मतलब कि स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाते हैं ये, ठीक है। जब मैग्नेट को इसके पास लेकर जाते हैं तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाते हैं आयरन एंड निकल, ठीक है। तो कभी भी मैग्नेट के पास आयरन के पीसेस लेकर जाओगे वो अट्रैक्ट हो जाएंगे ऑब्वियसली, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि वो खुद भी मैग्नेट बन जाते हैं जब उसको मैग्नेट के पास लेकर आते हैं, खुद भी वो मैग्नेट बन जाते हैं। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स यही है, नॉर्थ साउथ, ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ साउथ, नॉर्थ एंड साउथ इनके बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन, ठीक है। वैसे ही नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ इनके बीच में दुश्मनी, क्योंकि देखो कौन से नाल साथ साथ में कौन से हैं, अनलाइक, सॉरी लाइक, लाइक है ना पास में, तो लाइक क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और अनलाइक क्या करेंगे, अट्रैक्ट। अनलाइक में प्यार है, लाइक में दुश्मनी है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो वैसे ही आप ये भी देख लो, अगर ये साउथ है, ये नॉर्थ है, उधर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इसमें भी क्या आ जाएगा, रिपल्शन आ जाएगी, क्योंकि ये देखो ये भी लाइक है। ओके स्टूडेंट्स,
ये थी थर्ड कैटेगरी ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ओनली बिटवीन सन एंड प्लैनेट्स मूविंग अराउंड इट? नो। ओनली बिटवीन अर्थ एंड द बॉडीज ऑन इट? नो। ओनली बिटवीन सन एंड द अर्थ? नो। बिटवीन ऑल बॉडीज इन द यूनिवर्स। आपको मैंने बताया ना, सभी में है, मेरे में और स्क्रीन में भी है, एलईडी में, ठीक है, मेरे में और टेबल में भी है, मेरे में और एसी में भी है। बिकॉज हमारे मासेस कम है इसलिए हमें फील नहीं हो रहा है, इसीलिए हमें फील नहीं हो रहा कि हमारे बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कैमरे और मेरे बीच में भी है, ठीक है, मगर कैमरा मेरे पास क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये फोर्स काफ़ी कम है, हम फील नहीं हो रहा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखो, inflated balloon was pressed against a wall after it has been rubbed with a piece of synthetic cloth. It was found that balloon sticks to the wall. What force might be responsible for the attraction? हाँ जी बच्चों, जब भी बात किसकी आ जाती है, रब की, रबिंग की बात आ जाए, ठीक है, तो ये वही वाली रबिंग है, तो हमेशा समझो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी कहते बैलून को हमने प्रेस कर दिया, ठीक है, आफ्टर इट हैज़ बीन रब्ड विद द, इट वाज फाउंड बैलून स्टिक्स टू द वॉल, ठीक है, तो वही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण स्टिक हो गया, क्योंकि बैलून को रब किया, उसके पास चार्ज आ गया, चार्ज आ गया, तो वो जब उसको वॉल के साथ मैंने प्रेस किया तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑब्वियस यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ए रॉकेट हैज बीन फायर्ड अपवर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट। नेम द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रॉकेट इमीडिएटली आफ्टर लीविंग द लॉन्चिंग पैड। हाँ जी बच्चों, कौन से फोर्सेस होंगे? एक्चुअल में सैटेलाइट को लॉन्च कैसे करते हैं? रॉकेट के साथ। रॉकेट उसको ऑर्बिट तक ले जाता है और वहाँ पे उसको वेलोसिटी दे देता है, इसीलिए वो घूमती रहती है। अगर वेलोसिटी ना देगा तो वो वापस अर्थ पे गिर जाएगी, ठीक है, आपको मैंने बताया था। तो रॉकेट ने जाना है ऑर्बिट में, वहाँ पे उसको सैटेलाइट को वेलोसिटी दे देनी है, उसने घूमते रहना है, ठीक है। तो मतलब कि ये इमीडिएटली आफ्टर लीविंग द लॉन्चिंग पैड, कौन कौन से फोर्स हैं? ऑब्वियसली वेट तो होएगा ही होएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, और ऊपर को स्टूडेंट्स एक थ्रस्ट फोर्स होता है। थ्रस्ट फोर्स ये वो वाला फोर्स होता है जो इस रॉकेट को ऊपर को लेकर जाता है, ठीक है। और स्टूडेंट्स एयर रेजिस्टेंस भी आता है, एयर का फ्रिक्शन कह लो, एयर का फ्रिक्शन भी आता है, ठीक है। तो तीन फोर्स आपको मैंने गिना दिए, दो ही फोर्सेस होते हैं, वेट, थ्रस्ट, एयर फ्रिक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। इमीडिएटली आफ्टर लीविंग की बात हो रही है, तो वेट एंड थ्रस्ट मतलब कि ज़्यादा अच्छा आंसर है ये, ठीक है, ज़्यादा दोनों अच्छे आंसर्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट देखो, एयर फ्रिक्शन भी है, ठीक है। आप मतलब थ्रस्ट एंड वेट मुझे मतलब ज़्यादा सूटेबल आंसर्स हैं। चलो ओके स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। तो आज हमने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स डिस्कस किया, ठीक है। अब हम फोर्स की क्लासिफिकेशन कर चुके हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है, उसकी टर्म्स में हम उसको क्लासीफाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।